जब वो गेट नंबर 3 पे जाते हैं तो उनको फुटपाथ पर एक टोकरी मिलती है जिसके अंदर 20 अक्टूबर 2006 तिहाड़ जेल दिल्ली इंडिया एक अनजान आदमी का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आपके जेल के 3 नंबर गेट के ऊपर एक टोकरी पड़ी है जिसके अंदर एक लाश है। पहले तो वो ये समझे कि ये कोई मजाक कर रहा है, लेकिन कंफर्मेशन करने के लिए जब वो गेट नंबर 3 पे जाते हैं तो उनको फुटपाथ पर एक टोकरी मिलती है जिसके अंदर लाश को टुकड़े करके रखा होता है और उसके साथ एक लेटर भी मौजूद होता है। और उस लेटर के अंदर कानून को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था और साथ एक चैलेंज किया गया था कि रोक सकते हो तो रोक लो। उस लेटर को देखकर ये लग रहा था कि कातिल को कानून के ऊपर किसी किस्म का ग्रज था। यहाँ से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और सबसे पहले पुलिस ने उस कॉल को ट्रेस किया कि वो कॉल पुलिस स्टेशन में कहाँ से आया था। इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा वो कॉल किसी एसटीडी बूथ से आया था जो कि जेल के गेट नंबर 3 के करीब ही था। उसके बाद पुलिस सीधा उस एसटीडी बूथ पर गई और उसके ऑनर्स उस शख्स का स्केच बनवाया। और दूसरा क्लू पुलिस को ये मिला कि उस बंदे का लहजा बिहारी था, तो पुलिस को ये आइडिया हो गया कि जो शख्स है वो बिहार से ताल्लुक़ रखता है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है कि 25 अप्रैल 2007 को एक बार फिर कॉल आती है। कॉल पर उसी तरह की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है और कहती है तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक और लाश मौजूद है। इस बार जो लाश थी वो कपड़े के अंदर लिपटी हुई और रस्सियों से बंधी होती है और रस्सी बहुत टाइट थी जिसकी वजह से वो किसी हवलदार से खुल नहीं पा रही थी। एट दी एंड उस रस्सी को काट दिया गया। इन बॉडीज़ के सर ना होने की वजह से इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। और ये लास्ट बॉडी के साथ एक लेटर भी रिसीव हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि पुलिस को चाहिए कि वो इस कातिल को पकड़ने के लिए इसके सर के ऊपर इनाम रखे। उसने ये भी कहा कि मुझे इस कत्ल करने में फ़ख्र है और तकरीबन वो 7 से 8 साल से मर्डर करता हुआ आ रहा है और अगर वो नहीं करता तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके इस लेटर से ये वाज़िया हो गया था कि वो एक साइकोपैथ है और पुलिस ने ये सोचा कि इसको जल्द अज जल्द पकड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर पकड़ा ना गया तो वो इसी तरह के और कर सकता है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तब उनके हाथ एक क्लू लगा। 1998 में तिहाड़ जेल के बाहर एक ऐसी ही सरकटी लाश मिली थी। इस केस का एक विक्टिम था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था एक शक की बना के ऊपर। ये केस तकरीबन 3 साल चला था लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से उस शख्स को रिहा कर दिया गया था। ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि पुलिस को उनका एक खबरी एक खबर देता है कि जिस तरह का स्केच आपने उस फोन बूथ वाले इंसान से बनवाया था सेम उसी तरह का शख्स आज़ाद नगर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे अक्सर आया जाया करता है। पुलिस उस डॉक्टर के पास पहुँचती है तो जब पुलिस उस टाइम इन्वेस्टिगेट कर रही होती है उस डॉक्टर से तो उसी टाइम उस किलर का डॉक्टर को फ़ोन आता है कि उसने एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करनी है अगले दिन की। पुलिस के पास इससे अच्छा मौका नहीं था उस कातिल को पकड़ने का। पुलिस ने जब उस डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि उसका नाम चंद्रकांत झा था और चंद्रकांत की 5 बेटियां थीं जिसकी डिलीवरी इसी डॉक्टर ने की थी और इसी क्लिनिक में की थी। और इसी और इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को ये पता लगा कि चंद्रकांत के पास एक कार्ट है सब्ज़ी बेचने की जिस पे वो सब्ज़ी बेचा करता है। इतने क्लूज काफ़ी थे कि पुलिस को चंद्रकांत का घर मिल गया। पुलिस चंद्रकांत के घर पहुंची और उसको गिरफ्तार किया, लेकिन जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसके चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं था। फिर पुलिस ने चंद्रकांत से पूछताछ स्टार्ट कर दी। चंद्रकांत दिल्ली में अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था, लेकिन उसने हैदरपुर में घर लिया था अपने सीरियल
प्रोफेशन को सीरियसली लेते हुए बेरोजगारी की वजह से चंद्रकांत दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में उसने सब्जी मंडी में काम शुरू कर दिया और वहाँ सब्जी मंडी में बोरियां ट्रकों में चढ़ाने और उतारने की मजदूरी करना शुरू हो गया। इन्हीं दिनों एक गुंडा सब्जी मंडी में आता है और लोगों को परेशान करता है, लेकिन चंद्रकांत ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उस गुंडे ने चंद्रकांत को बुरे तरीके से मारा और इस कदर मारा कि उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया। हॉस्पिटल सेहतयाब होने के बाद चंद्रकांत ने ये सोचा कि अगर इस दुनिया में सरवाइव करना है तो आपको पावरफुल होना पड़ेगा, और यहाँ से उसने रिवेंज लेना स्टार्ट कर दिया। सब्जी मंडी में किसी भी मजदूर को दिहाड़ी लगवाने के लिए यूनियन लीडर उसकी तनख्वाह में से काफ़ी बड़ी अमाउंट चार्ज करता था, जो कि एक नाइंसाफ़ी थी। इसी का बदला लेने के लिए चंद्रकांत ने सबसे पहले अपना निशाना यूनियन लीडर को बनाया। 1998 में जो बॉडी तिहाड़ जेल की गेट नंबर 3 के बाहर मिली थी वो इसी यूनियन लीडर की थी, जिस केस के सिलसिले में ये 3 साल जेल में कैद रहा था। इसी तरह उसने 2003 में और 2004 में 2 लोगों को अपना शिकार और बनाया था। इसी तरह 2006 और 7 में भी 2 और जानें ली, लेकिन उन बॉडीज़ का कोई भी पुलिस को एविडेंस नहीं मिला था, क्योंकि वो उनको मारने के बाद उनका सर धड़ से अलग करके यमुना नदी में फेंक देता था। जिस डॉक्टर के पास चंद्रकांत जाता उसने भी ये क्लेम किया था कि चंद्रकांत का बिहेवियर बहुत गुस्से वाला है, अगर उसकी मिजाज के ख़िलाफ़ बात होती तो वो गुस्से में आ जाता। बकौल चंद्रकांत के वो लोगों को उनके किए की सज़ा देता। ये सारी स्टोरी जब चंद्रकांत पुलिस को बता रहा था तो उसके फेस पर किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं था। बकौल डॉक्टर के बचपन में चंद्रकांत के साथ उसकी फैमिली का रवैया अच्छा नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता था, और यही रवैया जब उसके साथ बड़े होने के बाद हुआ तो वो वायलेंट हो गया, जो कि उसको एक सीरियल किलर में कन्वर्ट कर गया। इस केस का मॉरल ये निकलता है कि किसी भी इंसान पे अंधा यकीन मत करें, और ख़ास तौर पर उस पर जो अजनबी हो, और अपने इर्द गिर्द एहतियात करें, क्योंकि कोई पता नहीं ख़तरा किस जगह पे छुपा हो।